देखो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, लिख लो अच्छे से। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोमल तुम बताना जरा, क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? यस बोलो, तुम ही बोलो, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी से, कितना से पढ़ा है? सर वर्किंग से रिलेटेड, कॉर्पोरेट्स का वर्किंग से रिलेटेड। हाँ बिल्कुल, तो उसका प्रोग्राम, पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस रहेगा, कैसे वो चलेगा, ड्राइव होगा। बिल्कुल सही बात है। उसका तौर तरीका, जिस तरीके से बिजनेस कॉर्पोरेशन आगे बढ़ेगा, समझे ना? द वेज which are supposed to be followed by the business corporation to run, समझ गए ना? टू रन, कैसे वो रन करेगा, एक प्रॉपर गवर्नेंस पैटर्न होना चाहिए ना। मनमानी करोगे तो क्या होगा फिर? जो एनएसई में हुआ था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है कुछ दिन पहले, जानते हो ना? हाँ, उसकी जो सीडी थी, सॉरी एमडी जो थी, उसने गड़बड़ किया है काम, है ना? बिल्कुल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया था वहाँ पे। अब ये समझना होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखो कैसे अलग है बाकी एंटिटी में। क्या होता है देखो, जब एक दुकान खोल के रखोगे ना तो उस समय तुम ही रन करने वाले हैं, तुम ही मैनेजमेंट में हो, और कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है कि तुम बिजनेस पीपल का भी फेथ को लेके चल रहे हो, क्योंकि तुम आईपीओ ऑफर कर रहे हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लोग खरीद रहे हैं तुम्हारे शेयर को। जब लोग खरीद रहे हैं तुम्हारे शेयर को, लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है तुम्हारे कॉर्पोरेशन में, तो कोई गलत प्रैक्टिस करोगे तो चलेगा काम? नहीं चलेगा। इसलिए कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए यहाँ पे भी, वही तुम्हारा कॉर्पोरेट एथिक्स है, वही तुम्हारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है। समझ गए ना? क्योंकि दूसरा एंटिटी से बहुत अलग होता है, इसलिए इस चीज़ को समझना होगा। देखो बिजनेस कॉर्पोरेशन लिखो अच्छे से, बिजनेस कॉर्पोरेशन, बिजनेस कॉर्पोरेशन अलग होता है जी। ये तुम्हारा नॉट एज इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री की तरह नहीं होता है, ना ही ये तुम्हारा ज्वेलरी शॉप के लिए ज्वेलरी शॉप की तरह है। किस सेंस में बोल रहे हैं हम? इस सेंस में बोल रहे हैं कि उसमें मैनेजमेंट और ओनरशिप सेम का रहता है ना? मैनेजमेंट और ओनरशिप सेम होते हैं। मैं इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ओनरशिप है वो तुम्हारा शेयर होल्डर्स का है, शेयर होल्डर्स का है जी ओनरशिप। और शेयर होल्डर्स का मतलब क्या हुआ? पब्लिक हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? फेथ बहुत बढ़ गया। अब इस ओनरशिप यानी कि पब्लिक का जो चीज़ है लगा हुआ है, उसको देखने के लिए अलग से एक मैनेजमेंट होता है। यदि मैनेजमेंट ने कोई अनएथिकल प्रैक्टिस किया तो बर्बाद हो गया पब्लिक ट्रस्ट, है कि नहीं है? समझ में आ गया ना क्या लिखे हैं? तो इसमें मैनेजमेंट और ओनरशिप सेम नहीं होता, बस इस तरह भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर में पब्लिक होते हैं। इस चीज़ को समझना होगा। एंड इट इज इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस कॉर्पोरेशन में गवर्नेंस यानी एथिक्स होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम लोग शेयर होल्डर्स का, कि इसमें कौन से लोग शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स ऑफ बिजनेस कॉर्पोरेशन में शेयर होल्डर कौन से हो सकते हैं? एक तो तुम खुद ही जानते हो कि शेयर होल्डर बोल रहे हैं, स्टेक होल्डर, हाँ बोलते हैं ना कौन है। तो नंबर 1 एक तो शेयर होल्डर्स, जिसका शेयर लगा हुआ है, करेक्ट। एक तुम्हारा क्या हो सकता है? एक तुम्हारा शेयर होल्डर हुआ, एक सरकार है और एक पब्लिक है। ये 3 लोग स्टेक होल्डर है जी बिजनेस कॉर्पोरेशन का। तो शेयर होल्डर का मतलब क्या हुआ? जो रियल ओनर है ऑर्गेनाइजेशन का, है कि नहीं है? रियल ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का जो रियल हो। क्यों? क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है इसमें। कैपिटल मतलब मनी है, इसमें मनी लगा हुआ है। ये शेयर होल्डर एक स्टेक होल्डर हुआ कि नहीं हुआ बिजनेस कॉर्पोरेशन का? समझ में आ रहा है? जो खरीद रहा है तुम्हारी तरह आदमी, या हम लोग तो बहुत कम भी खरीदते हैं, जो 50, जिसके पास मान लो कि 45% शेयर हो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। किसी का 30% है,
किसी का 15% है और कई लोग का 1% भी होता है जब IPO हम जारी करते हैं तो सब मगर शेयर होल्डर तो है। अब ये समझना होगा कि इसके बिहाफ में क्या करता है, दे डू नॉट कैरी आउट द ऑपरेशन, नॉट कैरी आउट ऑपरेशन, ये ऑपरेशन कैरी नहीं करता है, बस लगाता है पैसा, नॉट कैरी आउट ऑपरेशन, समझे ना, ये ऑपरेशन कैरी आउट नहीं करता है। तो इसके बिहाफ में कौन करता है, ऑन इट्स बिहाफ तुम्हारा मैनेजमेंट करता है जी, मैनेजमेंट मैनेज करता है, समझे ना, ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट चलाता है। और मैनेजमेंट में जानते हो तुम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, BOD होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, है कि नहीं है, उसमें CEO होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं और भी टॉप मैनेजर्स होते हैं, तब जाके एक बोर्ड बनता है। और ये भी पूरी तरीके से हायरार्की होता है और यही हायरार्की डिसाइड करता है व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, समझे ना। तो यानी कि ओनरशिप है, उसके ऊपर मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ओनरशिप को फेथ दिला रहा है कि यस आई एम वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ यू, डोंट वरी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मान लो कि यदि कोई भी धांधलीबाजी होता है तो शेयर होल्डर के ऊपर कितना दिक्कत हो जाएगा फिर। व्हाट अबाउट द ट्रस्ट, वो ट्रस्ट टूट जाएगा। तो समझ में आया ना, ये है तुम्हारा कॉर्पोरेट बिजनेस कॉर्पोरेशन है। इसका स्टेक होल्डर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, एक स्टेक होल्डर में एक शेयर होल्डर्स जिसका पैसा लगा हुआ है। अब बात करूँगा सरकार का, गवर्नमेंट का। देखो गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ना इंपॉर्टेंट हो, गवर्नमेंट ही कहती है कि आप इस धारा में आओगे कि नहीं आओगे। गवर्नमेंट का रूल्स और रेगुलेशन को मानना होगा। जैसे ऐसी भी सेबी है कि नहीं है, सेबी का गाइडलाइंस फॉलो करना होगा सभी को। और सेबी इस तरह का गाइडलाइंस लेके आती है कि IPO कर रहे हो तो इतना इतना ही कर सकते हो। तो गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना, गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, हाँ। अब इसका देखो गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट से पहले, हाँ गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसमें हाउ टू कंडक्ट बिजनेस, उसके लिए गवर्नमेंट का गाइडलाइंस बहुत जरूरी है कि नहीं है। जैसे यस, आप टैक्स अवेजन नहीं कर सकते हो, टैक्स का चोरी नहीं कर सकते हो, बताए थे कि नहीं बताए थे। टैक्स इवेजन करोगे तो पकड़े जाओगे आराम से। जो आपका सेफ्टी नॉर्म्स होता है, सेफ्टी नॉर्म्स है रिलेटेड टू योर इन्वायरमेंट, रिलेटेड टू पोल्यूशन, रिलेटेड टू योर लैंड, ये सब चीज़ को फॉलो करना होगा, रिलेटेड टू लेबर, ये सभी चीज़ को फॉलो करना होगा आपको। यदि आप फॉलो नहीं करते तो फंसे जाओगे। CSR भी फाउंड करना होगा आपको। सोशल क्या है जी, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR ये फॉलो करना होगा आपको। और इसका मतलब क्या है कि जो 3 साल पिछले 3 साल से जो काम कर रहे थे, जो मुनाफा हुआ था ना, प्रॉफिट, उसका 2% खर्च करना पड़ेगा इन्वायरमेंट के ऊपर, 2% खर्च करना होगा पब्लिक हेल्थ के लिए जी, समझे ना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करना होगा आपको। ये गाइडलाइंस है कि नहीं है। चोरी करोगे, टैक्स इवेजन करोगे तो पकड़े जाओगे, फिर तुम्हारा बिजनेस कॉर्पोरेशन का क्या रहेगा छवि। तो सरकार का काम करना पड़ता है, यानी कि हाउ टू कंडक्ट बिजनेस, यानी कि सेबी का जो भी गाइडलाइंस है यू हैव टू फॉलो इट। उसके बाद रहा पब्लिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो पब्लिक का मतलब ये नहीं कि केवल यही हो, अरे भाई ये कुछ भी गलत काम करता है तो पब्लिक पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। तो पब्लिक इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर है तुम्हारा BC का। क्यों, मान लो कि ये पोल्यूशन फैला दिया तो पब्लिक को असर पड़ा कि नहीं पड़ा। मान लो कि गंगा किनारे इंडस्ट्री से निकाल दिया तो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो बहुत फर्क पड़ता है जी, समझे ना, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे मान लो कि इसका एक तरह सेल्फिश इंटरेस्ट हो, यदि सेल्फिश इंटरेस्ट हो, यहाँ पे लिखो इफ देयर इज अ सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ BC, तो पब्लिक को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, पब्लिक को इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखो, वाटर बॉडीज पोल्यूट हो जाएंगे, यानी कि इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाएगा, इन्वायरमेंट पूरी तरीके से पोल्यूट हो जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद देखो यदि ये लोग गलत काम किया तो वहाँ पे तुम्हारा आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा। आर्टिफिशियल डिमांड मतलब वही आर्टिफिशियल तुम्हारा इन्फ्लेशन होना शुरू हो जाएगा, जबकि हकीकत में नहीं है, तो वो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। लिख लेना पूरा, AI मत लिखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नजर आएगा नहीं तो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन हो जाएगा वहाँ पे। समझ में आ रहा है ना, क्यों होल्ड करके रख दिया उसने सामान को, वो बढ़ने नहीं दे रहा है, वो फ्रॉडलेंट तरीके से माल प्रैक्टिस कर रहा है ये, तो फर्क पड़ जाएगा पब्लिक, समझे ना, पब्लिक को पूरा फर्क पड़ जाएगा। इसलिए जरूरी है। अब मान लो कि ये ठीक से CSR नॉर्म वाला नहीं कर रहा है,
तो पब्लिक को डायरेक्ट फर्क पड़ेगा। पब्लिक एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ था कम हम कुछ तो देता हमको, कुछ तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता कॉर्पोरेशन से, नहीं हो पा रहा है। बोले थे ना यहाँ पे 2% करना होगा, वो नहीं कर रहा। तो ये सब प्रॉब्लम है जी, समझे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या बोले? बिल्कुल सही बात है, एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ेगा। देखो यहाँ पे यदि CSR का यदि ठीक से होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इन्वायरमेंट में बढ़ेगा और भी बहुत सारा सेक्टर में बढ़ेगा। जैसे एक स्कूल ही खोल दिए तो काहे नहीं बढ़ा तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट? चेन सिस्टम, इकोनॉमिक्स तो पूरा चेन सिस्टम है ना। हाँ, आप बिल्कुल कह सकते हो कि गिनी कोएफिशिएंट ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर लोगों को दिक्कत होगा, है ना। तो ये तरीका है कि स्टेक होल्डर्स ऑफ BC, ये सब स्टेक होल्डर्स है, जिसमें शेयर होल्डर्स रहे, जो रियल ओनर है, इसके बिहाफ में मैनेजमेंट काम करेगा। उसमें यह हायरार्की है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल यानी कि मनी। गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है कि कैसे आपको बिजनेस को रन करना है, ये सभी चीज़ ना हो, ठीक है, टैक्स इवेजन ना हो, सेफ्टी नॉर्म्स होना चाहिए, CSR को फॉलो करना चाहिए। आपका जो भी 3 साल का जो कमाई है उसका 2% कम से कम आपको अच्छे काम के लिए खर्च करने होंगे सोसाइटी के। यदि ये चीज़ नहीं होता तो डायरेक्ट पब्लिक को असर पड़ेगा, है ना। यदि सेल्फिश एटीट्यूड है तुम्हारा बिजनेस कॉर्पोरेशन का तो पॉल्यूशन होगा, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होगा। हाँ, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल बोला जा रहा है, वो ठीक से फॉलो नहीं किया जाएगा, समझे ना। इससे क्या होगा, दूसरा क्या हो सकता है कि मान लो कि सेल्फिश इंटरेस्ट रहेगा तो आर्टिफिशियल डिमांड हो सकता है, जो कि हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं। इसलिए आर्टिफिशियल डिमांड होगा तो यानी कि आर्टिफिशियल तुम्हारा इन्फ्लेशन हो जाएगा, जबकि रियल में है ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो जब रियल में है ही नहीं तो लोगों को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पूरा फर्क पड़ेगा लोगों को। और यदि CSR ठीक से नहीं दे रहा है BC तो फर्क पड़ेगा लोगों को। तो इस तरह ये 3 जो है ना स्टेक होल्डर है बिजनेस कॉर्पोरेशन का। और ये बता दिए बिजनेस कॉर्पोरेशन कैसे बाकी एंटिटी से अलग होता है। समझ में आ रहा है सर क्या बोल रहे हैं? जैसे अभी कोचिंग चला रहे हैं तो ओनर हम ही हैं, डायरेक्टर हम ही है, जो है हम ही हैं। मगर कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं होता है। कॉर्पोरेशन में शेयर होल्डर है, ये तुम्हारा रियल में ये पैसा दे रहा है, मैं इसके बिहाफ में दूसरा कोई कर रहा है। एज वेल एज तुम्हारा जो शेयर होल्डर या पब्लिक भी इन्वेस्टमेंट किया है तो पब्लिक भी इसका शेयर होल्डर हो गया। पब्लिक मतलब तुम्हारे और मेरे जैसा सब पब्लिक नहीं, मतलब सब पब्लिक भी इसका स्टेक होल्डर है। क्यों? क्योंकि इसका जो भी चीज फर्क पड़ेगा पब्लिक को। जैसे मान लो कि रिलायंस जियो कुछ भी करता है तो सब पब्लिक को फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पूरा फर्क पड़ता है। तो इसलिए बिजनेस कॉर्पोरेशन में एथिक्स होना जरूरी है, क्योंकि जब जो चीज पूरा नॉक ऑन इफेक्ट है, जिसका नॉक ऑन इफेक्ट का मतलब क्या है, जो आज IIT-12 में भी पढ़ोगे, यदि एक कोई सेक्टर में कुछ होता है तो उसका असर पूरा जगह पड़ता है। तो ये भी कह सकते हो कि नॉक ऑन इफेक्ट है सबका इसका। अब इसमें समझे कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये समझे ना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहली बार कहाँ से आया, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेंगे इसका, और उसके बाद जाने क्यों जरूरी है, समझे ना। यस, लिखते रहो पॉइंट, सब छोटे छोटे पॉइंट ना लिखते रहो इसमें, और फुल फॉर्म लिखना है, शॉर्टकट तो गलती से भी नहीं लिखना है तुम लोग को। नीड फॉर, यहां पे लिखो, नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों जरूरी है। मैं उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये कब से कॉन्सेप्ट आया कि फर्स्ट टाइम ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस CG, फर्स्ट टाइम CG का कॉन्सेप्ट आया था 1929 में, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था। जानते हो ना ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, पूरा दुनिया तबाह हो गया था उससे, याद है ना। उस समय इंडिया भी अछूता नहीं था उस चीज से, जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। लिखो ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन समझते हो ना, ग्रेट डिप्रेशन यानी कि इन्फ्लेशन हो गया, सॉरी डिप्रेशन हो गया, फिर डिप्रेशन और गया, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि बहुत लंबा समय तक डिप्रेशन रहे, तब स्थिति होता है, बहुत खतरनाक होता है ये ग्रेट डिप्रेशन। और ये ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ द क्रैश ऑफ US स्टॉक मार्केट, क्रैश ऑफ US का जो स्टॉक मार्केट था वो क्रैश कर गया। क्यों जानते हो तुम लोग, उस समय क्या हुआ था, डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो गया था। बताए थे कि नहीं बताए थे, हिस्ट्री पूरा मिसमैच हो गया। इसका असर डायरेक्ट यूरोप को पड़ा, यूरोप को पड़ा तो पूरा वर्ल्ड को पड़ा, अब पूरा तबाह हो गया। ठीक है, डिमांड नहीं है, सप्लाई ही सप्लाई है केवल। उसे बताया था यूनाइटेड स्टेट्स में क्या क्या हुआ था, लेमन ब्रदर्स का जो हुआ था, इतना बड़ा घटना,
जो पूरा वर्ल्ड को चपेट में ले लिया था इकोनॉमिक। जैसे 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ कि नहीं हुआ? यही क्राइसिस सब है। तो ये जो हुआ था 1929 में जब क्रैश हुआ था यूएस का मार्केट ना, और जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आ गया, तो लगा कि देखो गलत बात हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स की स्टॉक मार्केट में गलत बात, अनएथिकल प्रैक्टिस हुआ, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूरी है। चल तो बहुत रहा है, बिजनेस कॉर्पोरेशन अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। बट कब समझा गया कि कब जरूरी समझा गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी होना चाहिए? जब तुम्हारा इस तरह का इतना बड़ा एपिसोड हो गया, समझ गए ना? तो ये हुआ तुम्हारा। हाँ, गांधी जी भी उस समय बोले थे, और गांधी जी तो एक्टिव है उस समय। देखो गांधी जी क्या बोलते हैं, वही कि अर्थ हैज सफिशिएंट रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल बट नॉट देयर ग्रीड, है कि नहीं है? बहुत रिसोर्सेस है, आदमी आराम से सेटिस्फाई हो सकता है, मगर ग्रीड का कभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता। ये उसी समय का बोला हुआ चीज सब है, समझे ना? तो इसमें देखो कि देखो ये गारंटी है, कोई भी मार्केट ना परफेक्शन नहीं देता आपको। कोई भी मार्केट देगा तो उसमें इनइक्वलिटी आएगा ही आएगा, गिनी कोएफिशिएंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो तुम्हारा मोनोपोली होगा ही होगा, ओलिगोग्राफी होगा ही होगा, समझे ना? ओलिगोग्राफी का मतलब क्या है? सॉरी, ओलिगोपोली का मतलब क्या है? ओलिगोपोली होता है, ठीक है। एक तुम्हारा मोनोपोली होता है, यानी कि मोनोपोली मतलब खुद का पूरा साम्राज्य है, या फिर ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? कुछ नंबर ऑफ पीपल जो पूरा कब्जा कर रखे हैं इकोनॉमिक्स में। जैसे अभी टेलीकॉम सेक्टर का बात करते हैं, तो कोई दो ही सेक्टर है जो पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। व्हाट अबाउट द अदर टेलीकॉम सेक्टर? तो ये इसको बोलेंगे ओलिगोपोली, और उसमें दो रहे तो कोमल क्या बोलेंगे? डिओपोली बोलेंगे उसमें, समझे ना? और कुछ ही रहे, कुछ ही पॉकेट्स ऑफ पीपल और पॉकेट्स ऑफ एंटिटी पूरा जो होल्ड करके रखे। जैसे अभी हम कह सकते हैं कि जो सर्च इंजिन में गूगल है, गूगल पूरी तरीके से मोनोपोली है कि नहीं है उसका, और गूगल टाइप का एक दो और आ जाए तो ओलिगोपोली बोलेंगे उसको हम, समझ गए ना? तो बाद में यहाँ कॉन्सेप्ट आया क्रोनी कैपिटलिज्म। मगर क्रोनी कैपिटलिज्म का भी अपना ही बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? नेक्सस क्रिएट करता है पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी और जो बिजनेस कॉर्पोरेशन उसके बीच में, तो लोग मारा जाएगा इससे। ये सब प्रॉब्लम्स है जी, ये सब प्रॉब्लम्स, समझे ना? अब देखो उस समय इतना ही नहीं, फिर आया 2008 का क्राइसिस। 2008 का तुम्हारा ग्लोबल क्राइसिस आया, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। उसमें भी समझा गया कि देखो गलत बात है, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, इसके वजह से बर्बाद हो रहा है। क्योंकि कहीं पे कोई भी कंट्री में दिक्कत आए तो उसका पूरा रिपरकशन है ना? हमारा स्टॉक मार्केट, यदि यूएस में कुछ भी हो जाता है तो हमारा स्टॉक मार्केट फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? इसलिए अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस 2008 में भी समझा गया, इसीलिए पूरा दुनिया चपेट में आ गया था जी, समझे ना? क्योंकि कैपिटलिज्म जो कॉन्सेप्ट है ना वो गड़बड़ है। कैपिटलिज्म में खाली हम बात करते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, है ना? ये है कि नहीं कैपिटलिज्म? उसमें केवल हम बात करते हैं कैसे हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो अब जब केवल आप मैक्सिमाइज प्रॉफिट के बारे में सोचोगे, व्हाट अबाउट द एथिकल गाइडलाइंस? तो एथिकल गाइडलाइंस पे सवाल उठ जाएगा। तो कुछ भी कर लो और धांधलीबाजी कर लो, धांधलीबाजी करोगे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, लॉन्ग टर्म बर्बाद हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेमन ब्रदर्स का देखो, लेमन का भी वही एग्जांपल है। लेमन क्या है कि 150 साल का संस्था, हाँ, और कुछ मैनिपुलेशन करने के चक्कर में पूरा अपना संस्था ही खराब कर दिया उसने, समझ रहे हो ना? इतना तुमने अपना रखा, छवि रखा। लेमन ब्रदर जो एपिसोड हुआ था 150 साल का वो संस्था था, समझे ना? वो बर्बाद कर लिया जी, अपने आप को पूरा बर्बाद कर लिया। तो ये समझ गए ना यहाँ पे कि कैपिटलिज्म भी एक रीजन है कि जिसके वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होता। ये भी लिख लो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ना रियलाइज नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि खाली मोटिव क्या रहता है? हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो एथिकल गाइडलाइंस का कहाँ से ध्यान दोगे तुम? इसलिए भी जरूरी है कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट सच एथिकल गाइडलाइंस टू द बिजनेस कॉर्पोरेशन देना बहुत जरूरी है, नहीं तो इतने बड़े बड़े हैपनिंग्स हो जाएंगे। जहाँ तक सवाल है इंडिया का, क्या इंडिया में क्या हुआ? तो इन इंडिया देखो स्पेशली तो वर्ल्ड के बारे में दिया गया है। यदि मैं इंडिया के बारे में बात करूँ तो इंडिया में एलपीजी आया, हाँ 1991 में, तुम लोग जानते हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया में भी निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगा जी। इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगा, फिर इंडिया में करप्ट प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा तुरंत। तो इंडिया में बहुत बड़ा तुम्हारा स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ था, स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ था, ठीक है, जस्ट 1992 में। उसके बाद और भी स्कैम हुए हैं। जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ था वो सत्यम स्कैम हुआ था, जानते हो तुम लोग? सत्यम कंप्यूटर स्कैम हुआ था, याद आया ना?
है ना, बहुत सारा स्कैम हुआ। ये तो बहुत बड़ा 2010 का बहुत सबसे बड़ा है, जो 2015 में भी सिविल सर्विस में पूछा गया था इसके बारे में। उसका 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम हुआ, क्या नहीं हुआ इस कंट्री में, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ। उसका देखो अभी अभी बहुत सारा है, बीच में वीडियोकॉन का भी हुआ था। अभी देखो हाल फिलहाल में ICICI का हुआ कि नहीं हुआ, वो सुंदर, क्या नाम है उसका, कोचर, हाँ सुंदर कोचर थी ना, क्या नाम है, नाम बोला, कोचर करके जो लेडी थी, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लेडी ऑफ एशिया। हाँ ICICI बैंक का वो मैनेजर थी, उसने गलत प्रैक्टिस कर दिया, अपने हस्बैंड को फेवर कर दिया था, तो हो गया वो। क्यों? अरे बैंक भी तो आएगा बिजनेस कॉर्पोरेट के अंदर, लोगों का पैसा लगा हुआ उसमें, वो तो आम नागरिक का लगा हुआ, जो नहीं खाली स्टॉक मार्केट का ही बात हो, बिजनेस वाला भी है, ICICI वाला भी, और ये सब भी कभी कभी बैंक भी रहता है तुम्हारा स्टॉक लिस्ट में। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह का चीज़ ना मजबूर करता है हमें इंडिया वाले को भी कि सेबी का गाइडलाइंस ठीक से फॉलो होना चाहिए, समझे ना? तो ये सब बहुत सारा है। अभी देखो आज बताऊंगा मैं तुम लोग को, आज बताऊंगा जो तो कुछ दिन पहले हुआ था, NSE स्कैम, NSE का स्कैम हुआ है, इसके बारे में आज पढ़ोगे एक्सेट्रा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी हुआ है। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है जी, ये पूरा बर्बाद कर देता है, और इससे एक निगेटिव मैसेज जाता है शेयर होल्डर को, कहा है हम शेयर होल्डर बन रहे हैं, मैनेजमेंट भी ठीक से काम नहीं कर रहा है हमारे बिहाफ में, तो एक लैक ऑफ ट्रस्ट डेवलप्ड हो जाता है। जब लैक ऑफ ट्रस्ट डेवलप्ड हो जाएगा तो क्या ब्रांड वैल्यू रहेगा आपका, और आप अपने आप क्रश कर जाओगे। इसलिए ज़रूरी है, समझे ना? इसलिए इसमें यहाँ पे गांधी जी का वो चीज़ याद करना होगा सभी को इसके लिए। इसलिए तुमको गांधी जी का जो डेंटोलॉजिकल याद है ना तुम लोग को, डियोंटोलॉजिकल जो था ना, डेंटोलॉजिकल एथिक्स क्या था ये याद है तुम लोग को? भूल गया होगा। मीन्स और एंड्स, मीन्स और एंड्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तुम मैक्सिमाइज करो प्रॉफिट, ठीक है, यही तुम्हारा मीन्स है, बट जो रास्ता होना चाहिए ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए डेंटोलॉजिकल एथिक्स फॉलो करना चाहिए, इसमें भी, कॉर्पोरेट बिजनेस में भी, समझे? ये नीड ऑफ द आवर है, लिख दो, ये नीड ऑफ द आवर है, इंपॉर्टेंट है, लिख दो वहाँ पे। जैसे कि मैंने तुम लोगों को कहा है कि एक एग्जांपल यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे एक और कोट कर सकते हो लेमन ब्रदर्स का। ये जितना रहेगा ना उतना तुम्हारा आंसर वो होगा, परफेक्ट होगा। लेमन ब्रदर्स देखो, शॉर्ट टर्म गोल के लिए, शॉर्ट टर्म गोल के लिए ना, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए 150 साल का जो इंस्टीट्यूशन था, हाँ वो बर्बाद हो गया। 150 साल का जो लेमन ब्रदर्स करके एक इंस्टीट्यूशन था वो बर्बाद हो गया। ये भी तुम्हारा वही है, स्टॉक कह सकते हो, ये तुम्हारा लेमन ब्रदर्स वो लोन देता था, ये कह सकते हो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह ही था, लोन देता था घर बनाने के लिए। ये तुम्हारा US का फेनोमेना है। तो ये क्या हुआ, पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशन का जो ब्रांड है वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया, प्रेस्टीज बर्बाद हो गया। कौन आप इन्वेस्ट करेगा इस पर? तो ये दिक्कत है। तो यहाँ से 2 वर्ड निकल के आते हैं जो तुमको बहुत काम देगा। एक फर्स्ट वन इज योर बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, और एक है एथिक्स ऑफ बिजनेस। देख रहे हो ना, सेम सेम लग रहा है ना? बिजनेस एथिक्स या फिर एथिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस एथिक्स का मतलब है कि मैनेजमेंट एथिक्स, इसका मतलब है मैनेजमेंट एथिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमाइजिंग, फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। देखो बिजनेस एथिक्स मतलब क्या है कि मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट्स। मैक्स क्या है बिजनेस का एथिक्स? क्या है कि बिजनेस इसलिए करते ताकि प्रॉफिट बढ़े हमारा। एथिक्स ऑफ बिजनेस दूसरा है कि हाँ प्रॉफिट, अनडाउटली प्रॉफिट हमारा क्या हो, मैक्सिमम हो, बट जो मीन्स जो तरीका है वो भी परफेक्ट हो। एथिक्स ऑफ बिजनेस है ये। अंदर समझ में आया ना? अंदर दोनों में क्या है, बिजनेस एथिक्स। अब एक बिजनेस का एथिक्स क्या हो सकता है कि प्रॉफिट ज्यादा कमाए। एक बिजनेस का एथिक्स क्या हो सकता है, आखिर बिजनेस होता क्या है? ये तो वेलफेयर प्रोग्राम नहीं है। बिजनेस का एक सोच क्या हो सकता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्जित करना है। एक विद्यार्थी जो पढ़ाई लिखाई करता है उसका क्या है इच्छा कि जिस चीज के लिए कर रहा है वो गोल अचीव करना, ये हो गया। अब एथिक्स ऑफ बिजनेस, एथिक्स ऑफ बिजनेस में क्या है कि यस आप प्रॉफिट करो मैक्सिमाइज, मगर आपका एथिक्स होना चाहिए उसके अंदर। एथिक्स होना चाहिए। एथिक्स क्या है कि जो रास्ते से आप मैक्सिमम प्रॉफिट सोच रहे हो ना, उसका रास्ता बड़ा क्लियर होना चाहिए। और क्लियर रास्ता कैसे होगा जी? कॉर्पोरेट गवर्नेंस से होगा, ये एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस से होगा। तो लिख लो यहाँ पे हाउ। तो एथिकल
लिख लेगा पूरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ECG। आया था कि नहीं आया था ये वर्ड पहले भी, एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब हम लोग बात करेंगे क्या क्या मैल प्रैक्टिसेस होते हैं यहाँ पे, तो फिर सोल्यूशन भी देखेंगे, है ना। तो व्हाट क्या, यही चीज़ आज तुम जानोगे आई ट्यूटोरियल्स में, इसी के बारे में बात कर रहा था कि किस तरह का मैल प्रैक्टिसेस होता है बिजनेस कॉर्पोरेशन सब में। लिखो कॉर्पोरेट माल प्रैक्टिसेस। एज यू नो डैट, इसमें देखो सबसे बड़ा जो चीज़ है वो क्रोनी कैपिटलिज्म है। इसके बारे में जानते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट। क्या होता है क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब समझो, यानी कि नेक्सस है, ये नेक्सस है बिटवीन पॉलिटिशियंस, तुम्हारा बिजनेस कॉर्पोरेशन, समझ गए ना, एंड योर ब्यूरोक्रेसी। तो कितना आसान हो जाएगा काम। जैसे एग्जांपल देखो, किंगफिशर जो मालिया था, वो क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा था, वो बोलेगा सरकार पे उसी तरह का बना देगा लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशन बना देगा, उसको फायदा हो जाएगा फिर। तो व्हाट अबाउट द अदर प्लेयर्स? यदि क्रोनिक कैपिटलिज्म रहता है ना तो कंपटीशन बर्बाद हो जाता है, और जब कंपटीशन बर्बाद हो जाएगा ना, देखो कंपटीशन खत्म हो जाएगा, लो हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा, और इसका पूरा डायरेक्ट इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। क्यों? केवल रिलायंस जियो ही आ सकता है क्या? और भी तो आ सकता है। जितना प्लेयर्स आएंगे उतना ही बेटर होते चला जाएगा मार्केट, है कि नहीं? समझ रहे हो ना। और यहाँ किंगफिशर का मालिक राज्यसभा का मेंबर बन गया है, पूरा पावर हो गया उसके हाथ में, वो जो चाहेगा, यानी कि कोई भी दूसरा कोई नहीं बेच सकता उसका प्रोडक्ट। तो क्रोनी कैपिटलिज्म एक बहुत बड़ा इशू है कॉर्पोरेट माल प्रैक्टिसेस का, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, समझे ना। एक क्रोनी कैपिटलिज्म है। दूसरा देखो तुम्हारा इनसाइडर ट्रेडिंग, यही बोल रहा था मैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब? देखो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो क्लासिफाइड है ना, जो क्लासिफाइड तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, या कह सकते हो क्लासिफाइड मतलब कॉन्फिडेंशियल होता है, जो कॉन्फिडेंशियल या फिर सेंसिटिव जो डेटा होता है, सेंसिटिव डेटा होता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको लीक करना। अब तुम पहले ही पता देखता है बजट कितना सावधानी के साथ पेश किया जाता है। हलवा प्रोग्राम होता है कि नहीं होता? हलवा सेरेमनी होता नहीं, एक दिन पहले याद है, बताए थे ना क्लास में। तो बहुत ही बड़ा लीक हो गया, पता चला कि लीक हो गया जो अंदर का जो है। यही हुआ था बहुत सारा चीज़, अभी देखोगे आज के क्लास में समझोगे, तो उसमें भी इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ था कि अंदर ही आप जो सेंसिटिव डेटा था उसको लीक कर दिए। वो लीक कर दोगे, लीक करने से क्या होगा कि जो कोई है, एक दो पर्टिकुलर शेयर होल्डर, उसको पता चल गया, उसने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब बाकी व्हाट अबाउट द रेस्ट ने तो नहीं किया, तो फेवर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? तो फेवरेटिज्म हो जाएगा, इससे पूरा इकोनॉमी क्रैश कर सकता है, समझे ना। ये इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत खतरनाक चीज़ है। उसका देखो, हाँ, अनएथिकल अकाउंटिंग कर रहे हो, गन रहे हो। अनएथिकल अकाउंटिंग में क्या हुआ, तुम्हारा कैश बेस्ड है, केवल पैसा वाला बात कर रहे हो, कैश बेस्ड अकाउंटिंग हो रहा है। वही जो बजट में होता है हमारा, कि केवल पैसा का बात, पैसा आया तो बोलोगे इतना इतना। व्हाट अबाउट द कर्ज, जो डेप्ट लिए थे उसका क्या, उसका तो कंसिडर ही नहीं किया तुम। जैसे तुम 100 रुपया लाया तो बोला 100 रुपया, है ना, 100 रुपया दिए तो 100 रुपया, और जो बोला कि उसको बोला कि हाँ वो दे देगा टर्ट वाला आदमी, वो भी तो करना चाहिए। तो इससे तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का पता नहीं चलेगा ना कितना कर्ज में हो कितना नहीं हो। तुम पैसा के हिसाब से दिखाया जा रहे हो कि तुम इतना कर्ज में हो। कहीं तो हम बोलते कि हम दे देंगे बाद में,
व्हाट अबाउट देम? यानी कि वही बात है कि एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए कि टोटल जो आपका ट्रांजैक्शन पेपर में नहीं दिख रहा है मगर जो आप बोले हो कि फलना फलना दिन दे देंगे उसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं होता। अब देखो ये इसका बहुत बड़ा रिपरकशन होता है, बात समझो कि कैश बेस्ड अकाउंटिंग करोगे ना तो कई बार होता है कि कैश में तुमको दिखा कि तुम बहुत मुनाफे में हो और पब्लिक तुम पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब पता चलता है कि बहुत कर्जा में था वो। ये भी होता है। एक तुम लोग को बताए थे कि IFSL का जो ILFS का जो एपिसोड हुआ था जिसमें वही लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का बात करते थे, याद है ना? उसमें भी तो यही समस्या हुआ था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बहुत अच्छा क्रेडिट दे रहा है जबकि उसका स्थिति खराब है, NPA से दुनिया भर का उसके पास लोन पड़ा हुआ है ना? पेटीएम का भी वही चीज़ है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसका भी बहुत बड़ा फॉल्ट है। इसमें कह सकते हो तो लिख सकते हो कि ऑडिटिंग अनएथिकल लिख दो, अनएथिकल ऑडिटिंग करना, ऑडिटिंग, हाँ अनएथिकल ऑडिटिंग करना भी एक बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। अब उसके बाद देखो मोनोपोली होना, एक ही का पूरा सेक्टर में वो है, या फिर ओलिगोपोली बताए थे ना? ओलिगोपोली मतलब फ्यू हैंड्स जो पूरा कंट्रोल करके रखा है उस ट्रेड और कॉमर्स को। हाँ, प्रीडेटरी प्राइसिंग, ये तो और खतरनाक चीज़ है। प्रीडेटरी प्राइसिंग रिलायंस जियो का समझ सकते हो इससे, PREDATORI, प्रीडेटरी प्राइसिंग। क्या होता है प्रीडेटरी प्राइसिंग? ऐसा ही जी, हाँ सॉरी, क्या होता है ये? अरे सस्ता दे दिए जी, हाँ दे देंगे 10 रुपये में ही पूरा इंटरनेट दे देंगे, क्या दिक्कत है? रिलायंस जियो आया था तो 1.5 साल फ्री दिया सबको, चलाओ इंटरनेट। तो इससे क्या हुआ? सब गिर गया टेलीकॉम सेक्टर, बाकी लोग। यही होता है प्रीडेटरी प्राइसिंग। यदि ऐसा हो तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास मुद्दा पहुंचेगा, फिर वो देखेगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? ये सभी चीज तुम्हारा माल प्रैक्टिसेस है, गलत बात है, ठीक है? उतना ही नहीं, जो सेफ्टी नॉर्म्स था, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, रिलेटेड टू पोल्यूशन, रिलेटेड टू CSR तो अलग से लिख देंगे, इसको वॉयलेट किया जाता है। ये भी तो माल प्रैक्टिसेस ही है। CSR का बताओ चोरी हो जाता है, CSR का चोरी कर लेता है, कम देता है ये लोग, टैक्स इवेजन करता है, ये भी तो दिक्कत है, ये भी बहुत दिक्कत है, समझे ना? ये और जो इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर तुम बनाए हो, हाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी ठीक से काम नहीं कर, इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रहा है। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस लिए बनाए थे? कि मैनेजमेंट में काम करे ठीक से, और जो शेयर होल्डर का जो ट्रस्ट है उसको मेंटेन करके रखे, इसलिए इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अनबायस्ड होकर काम नहीं करते, यानी कि बायस्ड अप्रोच रहता है इनका भी, बायस्ड। जैसे कि वही सुंदर वो बताए थे कोच्चर का, ICIC का, ये NSE का तुम्हारा जो MD थी, दोनों में वही दिक्कत हुआ है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी बायस्ड अप्रोच से काम कर रहे हैं, किसी को फेवर पहुंचा रहे हैं, समझे ना? उसके उतना ही नहीं, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स भी होगा कि नहीं होगा? अब तुम्हारा पेटेंट राइट्स खत्म हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खत्म हो गया, तो छोटा सा तुमने क्या कर दिया? इनोवेशन करके बोला कि जाओ फिर से हमको दो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो व्हाट अबाउट द अदर प्लेयर्स जो बैठा हुआ है कि 20 साल खत्म हुआ है तो अब हम करेंगे अपना यूज, उसमें तुमने क्या किया? हल्का सा इनोवेशन करके बोला कि चलो ये मेरा नया पेटेंट्स है। तो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स भी बहुत ही घातक चीज होता है, इसलिए इंडिया में कहता है ना कि हम नहीं मानने वाला है, छोटा वोटा होता है तो नहीं मानने वाले हैं उस चीज़ को, ठीक है ना? टैक्स इवेजन बता दिए हैं, ये सभी चीज़ प्रॉब्लम्स है। तो जब प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन भी होना चाहिए, है ना? तो ये सब सोल्यूशन यहीं पे मिल जाएगा तुमको, ठीक से करेंगे तो। तुम लोग लिख लो ऐसे करके, इसमें लिख लो कि बेटर कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस लिख लो। जैसे कॉर्पोरेट माल प्रैक्टिसेस है तो लिख लो ऊपर बेटर कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस। तो इसी को मैं करेक्ट करते हुए चलूंगा, ठीक है ना? इसी करेक्ट, जैसे देखो यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ। जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का बात कर रहा है तो सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? सुपर रेगुलेटर होना चाहिए, उसके ऊपर भी एक रेगुलेटर होना चाहिए ताकि इसको भी चेक कर सके वो बढ़िया से, एक सुपर रेगुलेटर होना चाहिए। इसलिए तुम्हारा क्या है कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो और पीपल का ट्रस्ट
वो भी मेंटेन्ड हो, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन्ड हो, और इस हिसाब से तुम्हारा पब्लिक ट्रस्ट भी मेंटेन रहेगा। यहाँ कोई कुछ नहीं हुआ, सुपर रेगुलेटर है ना देखने वाला, एक मैसेज आएगा, हाँ क्रोनी कैपिटलिज्म खत्म होना चाहिए, ये क्रोनी कैपिटलिज्म खत्म करो इस चीज़ को, अच्छा बात नहीं है। जब क्रोनी कैपिटलिज्म खत्म करोगे ना तो इसका फायदा होगा कि डिसीजन मेकिंग, जो हमारा डिसीजन मेकिंग होगा उसका कंपटीशन पे बहुत फर्क पड़ेगा, इससे हमारा कंपटीशन बढ़ेगा और बाकी प्लेयर्स को भी आने का मौका मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कि सीसी को खत्म करना होगा, इससे हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो और डेमोक्रेटिक हो जाएगा, और जब डेमोक्रेटिक होगा तो कंपटीशन होगा और भी तुम्हारे और मेरे तरह आदमी लोग आगे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हाँ ये देखो, जैसे कि इसमें पता है कैश बेस्ड है तो इसको आप एक्रूअल बेस्ड करो, एक्रूअल बेस्ड करो, जो कर्जा लिया है उसका भी अकाउंटिंग होना चाहिए। ये तुम्हारा अनएथिकल ऑडिटिंग है तो आप इसको अच्छा करो, है ना, मतलब इसमें न्यूट्रल ऑडिटिंग करो, न्यूट्रल ऑडिटिंग करना बहुत ज़रूरी है, और सरकार उसको अपॉइंट करे, उसका अपना आदमी ना हो, न्यूट्रल ऑडिटिंग कर सकते हो। न्यूट्रल मतलब क्या कि थर्ड पार्टी है जी, ना उसका है ना उसका है, ये है जो फेयर है वही बताएगा। समझ गया ना। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए देखो, इनसाइडर ट्रेडिंग को पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट पनिश करना होगा, अदरवाइज ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसे पूरी तरीके से इकोनॉमी में प्रभावित हो सकता है। समझ गए ना, ये हो गया। हाँ, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, ये अलग से लिख दो, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर का राइट्स है उसको बचा के रखना होगा हमें। और कैसे बचाओगे, यही सब तरीके से बचाओगे जो कह रहे हैं यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर सुपर रेगुलेटर लगा दोगे, ये सब चीज़ करोगे तो अपने आप राइट्स उसका अपहेल्ड हो जाएगा। करेक्ट। और जहाँ तक सवाल है दूसरा, तो ये भी करना होगा कि CSR को बहुत अच्छे से काम करना होगा। CSR कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, यस, CSR को दुरुस्त करना होगा। CSR के लिए हमें पनिश करना होगा या स्ट्रिक्ट रूल लगाना होगा, समझो, स्ट्रिक्ट रूल्स लाना होगा CSR के लिए, ताकि CSR का अच्छा काम हो। हाँ, ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद देखो, और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि महिलाओं का भी अपॉइंटमेंट होना टॉप मैनेजमेंट में ना, टॉप मैनेजमेंट में वुमेन का भी होना, वुमेन का भी एंट्री होना चाहिए। और हाँ, जो ये अपॉइंटमेंट होना चाहिए टॉप मैनेजमेंट में, देखो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट में जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए, अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए वो बहुत ही फेयर होना चाहिए, समझे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें नेपोटिज्म सब नहीं होना चाहिए। और एज यू नो डैट कि बेटर कब हो सकता है, बेटर तब हो सकता है जब पब्लिक के लिए भी वो काम करे, वर्क टुवर्ड्स पब्लिक, वही CSR के बगल में लिख सकते हो, वर्क टुवर्ड्स पब्लिक के लिए काम करें तो बहुत फायदा होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि जब सोसाइटी प्रॉस्पर करेगा तभी एक बिजनेस भी प्रॉस्पर कर सकता है। ये बात है कि नहीं है? बिजनेस ऐसे प्रॉस्पर नहीं कर सकता है जब तक तुम्हारा सोसाइटी प्रॉस्पर ना करे। ये देखा गया है कि जब जब सोसाइटी प्रॉस्पर होगा बिजनेस भी अपने आप प्रॉस्पर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, बेगूसराय का बेस्ट एग्जाम्पल, इतने मॉल है, क्यों इतना मॉल हिट कर गया यहाँ पे, बाकी जगह क्यों नहीं हिट किया? क्योंकि लोग विकसित हो गए हैं, लोगों को सब समझ में आने लगा है। तो एक जब सोसाइटी एक प्रॉस्पर हो जाता है तो बिजनेस भी प्रॉस्पर हो जाएगा। मैं इसका वाइस वर्सा कहना सही नहीं होगा कि खाली मैक्सिमाइज किए जा रहे हो, CSR तुम नहीं दे रहे हो, तुम सेफ्टी नॉर्म्स को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो, तो पब्लिक पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, और इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, और लॉन्ग रन में आपका ऑर्गेनाइजेशन कोई सस्टेन नहीं करने वाला है। समझ गए ना? तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नीड ऑफ द आवर। बस इतना ही बताना था, समझे ना? ये नीड ऑफ द आवर है, जरूरी है। कोई दिक्कत है समझने में? ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। आज जो बताएंगे तुम लोग का थोड़ा और वैल्यू एडिशन हो जाएगा। बंद कर दो इसको।